अब जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है हमारा द आइडियल किंगडम ए डिवाइन लाइट, कि एक ऐसा साम्राज्य जो काफ़ी फेमस है और कहीं ना कहीं एक देवी रूप को या एक गॉड की तरह वो अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों के ऊपर रूल करने के लिए। कोर्ट हिस्टोरियन शोड मैनी सोर्सेज टू टेल द पावर ऑफ द मुगल किंग्स कैम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। बहुत सारे जो कोर्ट में जो दरबार था वहाँ पर जितने भी इतिहासकार थे वो बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मुगल राजा है वो किस तरीके से गॉड के नाम से यहाँ पर रूल करते थे। लाइक कोई भी टाइटल ले लेना, ठीक है, ऐसे टाइटल्स को लेना जो गॉड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड वन, द ऑफ सफरिंग शी बॉर्न कैरिड हिज डिवाइन लाइट एंड पास्ट इट ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और वो ये भी कहते हैं कि जो हम लोगों की ये संतान है ना, हम जो एक दूसरे के जो बच्चे हैं आज के टाइम में, तो वो कहीं ना कहीं उनकी डिवाइन लाइट को शो करता है। वो दिखाता है कि किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें हैं उनमें ये पावर है ना जो वो ट्रांसलेट हो रही है। मतलब जैसे पहले बाबर आया, बाबर ने अपने आप को एक देवी रूप में दिखाया कि मतलब मैं एक जो गॉड हूँ उसकी तरह रिप्रेजेंट किया। इसके बाद उसने ये पावर अपने बेटे हुमायूं को दे दी। तो इस तरीके से हुमायूं ने अकबर को, अकबर ने जहांगीर को, जहांगीर ने सांझा को और सांझा ने औरंगजेब को। तो इस तरीके से जो ये पावर थी वो ट्रांसलेट होती रही। कहाँ, वन पार्ट से लेकर, मतलब वन जो रूलर है उस एम्परर से लेकर एक दूसरे एम्परर में ये पावर जाती रही। तो इस तरीके से हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एक ऐसा साम्राज्य हम देख रहे हैं जहाँ पर एक देवी का प्रकाश है, जो भगवान का जो रूप है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अबुल फजल कैप्ट इट एट द हाईएस्ट प्लेस इन द क्रॉनिकल्स। और सबसे ज़्यादा जो इतिहास लिखने में सबसे मेन फर्स्ट नंबर पे जो पर्सन थे वो अबुल फजल कंसीडर किए जाते हैं, जिन्होंने अकबरनामा है जो उनको प्रिपेयर किया था। और ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे क्योंकि बाबर के लिए भी कोई इतना कोई फेमस पर्सन नहीं था और उन्होंने कोई इतनी लार्ज स्केल का अपना वॉल्यूम नहीं लिखवाया और हुमायूं ने भी नहीं लिखवाया था। फर्स्ट हमारे अकबर ही थे जिन्होंने अपनी एक प्रॉपर तरीके की बुक प्रिपेयर कराई थी। नेक्स्ट वन है यूनिफाइंग फोर्स, मतलब एक एब्सोल्यूट पीस की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से इन लोगों ने एक अपनी पावर का यूज़ करते हुए किस तरीके से शांति बनाए रखी उनके बारे में देखेंगे। एम्परर वांटेड दैट अमॉन्ग ऑल रिलीजन ग्रुप्स हिंदू, जैन्स एंड द मुस्लिम्स शुड लिव विद पीस। उनका मानना ये था राजाओं का कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, हम भले ही एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन एम है, चाहे वो मुस्लिम पर्सन है, हिंदू मुस्लिम पर्सन है या जैनिज़्म है, हम सबको क्या करना है, शांति बनाए रखनी है, पीस बना के रखना है। किसी भी तरीके का कोई भी रिवोल्ट या किसी भी तरीके की कोई टेंशन हमारे एरिया में कि जो मतलब एक तरीके से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे रिवोल्ट होने लग जाएंगे तो वो राजा कभी प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर सकता है। इसके अलावा एम्परर stood above all religious and ethnic groups and showed out all disputed issues among the people। और अगर मान लो कभी भी कोई इशू हो जाता है रिलेटेड टू द रिलीजन, तो ये लोग पार्टिसिपेट, मतलब इन लोगों को बुलाकर इनके डिस्प्यूट्स है जो उनको सॉर्ट आउट करते हैं। दरबार में स्पेशली खुला दरबार लगाते हैं और किसी को भी कोई भी इशू है, ना सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे बल्कि सोशल बेसिस पे भी अगर कोई इशू है तो ये आपस में वहाँ पर इन लोगों को मतलब दरबार में राजा के द्वारा बुलाया जाता है और वहीं पर खुले दरबार में इनका सोल्यूशन निकाल दिया जाता है। और रिलीजन्स एंड द स्कूल्स ऑफ द थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और जितने भी रिलीजन के रिगार्डिंग में कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई ऐसे स्कूल्स हैं जो बेसिकली जैसे मदरसा होता है मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उन लोगों को बिल्कुल एक फ्रीडम दे रखी है फॉर द एक्सप्रेशन, कि तुम फ्रीली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, तुम्हें किसी तरीके का कोई इशू ही नहीं है। मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज नहीं है कि हम लोग एक ऐसे एरिया में कि मुस्लिम कम्युनिटी है तो हिंदू को राइट नहीं देंगे एक्सप्रेस करने का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी राइट है, वो भी उसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ करती है। इसके अलावा देखा जाए तो बट ऑन कंडीशन दैट दे डिड नॉट हार्म द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और फाइट अमंग देमसेल्व्स। लेकिन एक कंडीशन उनके ऊपर थी कि तुम्हें फ्रीडम है कि तुम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो, लेकिन तुम्हें ये फ्रीडम नहीं है कि तुम कुछ ऐसी बात बोलो जो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो, किसके लिए, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, या फिर तुम आपस में ही एक दूसरे धर्म से फाइट करने लग जाओ कि नहीं मेरा धर्म अच्छा है, नहीं मेरा धर्म अच्छा है। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी है, तुम्हें पीसफुली रहना है। और इसको तुम किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हो, तुम हमेशा इस चीज़ को एक दूसरे को, जो आप एक दूसरे को कॉपरेट करोगे, उनके रिलीजन के रिगार्डिंग में कोई इशू से सॉर्ट आउट करोगे, तो इस तरीके से तुम कहीं ना कहीं पीस को प्रमोट करना शुरू कर दोगे। इसके अलावा द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सुलह ए कुल वॉर
इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसीज। अब एक जो नई पॉलिसी है वो लगाई गई थी सुलह कुल की नीति, जो बेसिकली हमारे रिलीजन है उसको प्रमोट करने के लिए इम्पोज की गई थी, ताकि पीसफुली हर एक पर्सन अपने अपने रिलीजन को मानता रहे और दूसरे के रिलीजन में किसी भी तरीके का नॉन इंटरफेरेंस ना करे। सिर्फ पॉजिटिव वे में अगर उसे कोई सजेशन देना है तो वो वही दे, नेगेटिव कुछ भी ना करे। इसके अलावा अकबर एबोलिश द टेक्स्ट ऑन द पिलग्रिमेज इन 1963 एंड जजिया इन 1564। जो अकबर थे उन्होंने जो बाहर से यात्री आते थे उनके ऊपर जो भी टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, या कोई ट्रेडर आया उसके ऊपर कोई टैक्स लगा दिया, उसको ख़त्म कर दिया 1563 में, और जजिया है जो उसको उसने 1564 में ख़त्म कर दिया था। मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप। और जो मुगल एम्परर्स हैं उन्होंने बेसिकली सपोर्ट करना शुरू किया, जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी रिलीजन के रिगार्डिंग में, लाइक टेम्पल है या फिर आपकी मस्जिद है, मॉस्क्यू है, जो उनके लिए और उनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती रहे, उसके लिए अकबर ने हमेशा पैसा देना शुरू किया, उसको प्रमोट करना शुरू किया। इसके अलावा इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर ग्रांट्स वर लेटर इशूड फॉर देयर रिपेयर। अगर मान लो कभी भी वॉर की वजह से कोई भी मंदिर टूट जाता है तो ये जानबूझकर, मतलब जब भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान को प्रमोट करते थे, क्योंकि जब वो खुद ये कहते थे कि हम एक डिवाइन लाइट है गॉड ने हमें यहाँ भेजा है, तो वो कभी भी अगर ऐसा हो गया ना कि भाई कोई मंदिर टूट गया वॉर की वजह से, तो उसको वॉर ख़त्म होते ही उसके लिए मेंटेनेंस के लिए फ़ंड इशू कर देते थे और उस पैसे के बेसिस पे उसमें दोबारा से उस मंदिर को बनवाया जाता था, या जो भी एक रिलीजियस वर्शिप प्लेस है उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्म किया जाता था। अब जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है जस्ट सोवरेनिटी एज सोशल कॉन्टेक्ट, कि भाई जो संप्रभुता है ना वो हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस संप्रभुता को अगर तुम बनाए रखोगे तो तुम्हारे जो सोशल कॉन्टेक्ट है वो जनरेट रहेंगे। जैसे कि अबुल फजल डिफाइंड दैट एम्परर प्रोटेक्ट्स द 4 एसेंस ऑफ हिज पीपल, मेनली लाइफ, प्रॉपर्टी, हॉनर एंड फेथ। अबुल फजल ने बताया है कि जितने भी जैसे ये एम्परर है, राजा है, उन्होंने 4 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। कौन कौन सी? पहला उसने लाइफ पर, दूसरा प्रॉपर्टी पे, तीसरा होनर पे और चौथा फेथ पे। जैसे लाइफ मतलब जैसे तुम्हें फंडामेंटल राइट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 यू हैव द राइट टू लाइफ, मतलब तुम्हें जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और बार बार तुम्हें टोकेगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हारी लाइफ का राइट वो तुमसे नहीं छीन सकता। सेकंड प्रॉपर्टी, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उस पर कोई और आकर कब्जा नहीं कर सकता। थर्ड वन होनर, जो तुम्हारा सम्मान है उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट वन फोर्थ है जो वो आता है आपका फेथ, कि किस तरीके से तुम बिलीव करते हो, किस रिलीजन को तुम मानते हो, उसको लेकर कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का इशू तुम्हारे ऊपर क्रिएट नहीं कर सकता। यू हैव द फ्री टू चूज़ योर एनी रिलीजन, उसको फॉलो भी कर सकते हो, किसी को भी चूज़ कर सकते हो, तो वो तुम्हारी टोटल विश के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इन रिटर्न ही डिमांड्स ऑबिडेंस एंड ए शेयर ऑफ रिसोर्सेज। और इसके अलावा इसमें ये जो 4 चीज़ें वो जो राजा है वो लोगों को दे रहा है, तो उसके बदले में वो सिर्फ 2 ही चीज़ की डिमांड करता है। पहला ऑबिडेंस, मतलब तुम डिसिप्लिन में रहो और कभी भी मेरे अगेंस्ट मत जाओ। दूसरा शेयर ऑफ द रिसोर्सेज, कि जो भी चीज़ें तुमने उगाई हैं यहाँ पर उनमें तुम मुझे अपना शेयर दे दो। लाइक जैसे तुमने क्रॉप्स उगाई तो तुम एक टैक्स के बेसिस पे जितना भी तुम देना चाहते हो वो मुझे दे दो। तो इस तरीके से जो एक दूसरे के साथ अगर हम इन दोनों चीज़ों को बांट के चलेंगे तो कभी भी कोई रिवोल्ट किसी तरीके का यहाँ पर होगा ही नहीं। अब जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है कैपिटल्स एंड कोर्ट्स, कैपिटल सिटीज़ की किस तरीके से जो यहाँ पर राजधानियाँ बनाई गई, दरबार कहाँ कैसे थे, जो कैपिटल सिटीज़ थी राजधानी के अंदर जो शहर थे उनका क्या रोल था। द फर्स्ट वन आता है द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज इज कैपिटल सिटी कोर्ट असेंबल्ड, मतलब जो पूरा एक मुगल एम्पायर का जो मेन जो एक हार्ट होता है, एक मतलब एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, वो उसकी कैपिटल सिटी होती है, क्योंकि और उस कैपिटल सिटी में ही हमेशा कोर्ट को असेंबल्ड किया जाता था, मतलब राजा वहीं रहता था मेन राजधानी में और वो वहीं पे अपना दरबार लगाता था और वहीं पे बैठकर उस कैपिटल पे रूल करते हुए वो अपने जितने भी उसके आसपास का एरिया उसके अंडर में आता है उसको वो प्रॉपर तरीके से रूल चलाता था, उस पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करता था। द कैपिटल सिटीज़ ऑफ द मुगल्स फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड, और टाइम टू टाइम ऐसा नहीं था कि कैपिटल हमेशा एक ही रहेगी, वो टाइम टू टाइम शिफ्ट होती रहती थी, कभी आगरा है कभी लाहौर है, ऐसे टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट वन है ड्यूरिंग द बाबर टाइम आगरा वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल, कि जब बाबर थे तो उन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया था। इन द 1570s अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी, जयपुर में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब एक नई कैपिटल बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूंगा फतेहपुर सिकरी, और जो 1570 में बनाई गई थी। तो बाबर ने आगरा रखी, हुमायूं ने कोई ज़्यादा चेंजमेंट करने की सोची नहीं, और बाद में जो आपका ये अकबर है इन्होंने चेंज कर दी, उसको फतेहपुर सिकरी बना दिया। वन ऑफ द मेन रीज़न दैट सिकरी वॉज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड ऑफ द टू द अजमेर,
और कहीं ना कहीं सिकरी को, फतेहपुर सिकरी को बनाने का रीज़न ये भी था कि वो डायरेक्टली अजमेर से कनेक्टेड थी, और अजमेर से कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पर ट्रेड रूट के लिए भी लोग आते थे और उनको पता चलता था कि यहाँ पर रूल रेगुलेशन कौन कर रहा है। इन सिकरी द दरगाह ऑफ द शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। जैसे मैंने तुम्हें जो आपका चैप्टर नंबर 6 था भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, उसमें बताया था कि अकबर 14 बार शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था, और मतलब जो भी प्रॉब्लम होती थी अब वॉर से पहले और वॉर के बाद वो हमेशा वहाँ जाता था, और ये एक इम्पोर्टेंट दरगाह थी उस रूट पे, तो लोग वहाँ पर ज़्यादातर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि रूल किसका चल रहा है, तो इसलिए भी उन्होंने फतेहपुर सिकरी में अपनी इस कैपिटल को जनरेट किया था। द मुगल एम्परर्स हैड क्लोज रिलेशनशिप विद द सूफीज़ ऑफ द चिश्ती सिलसिला, और जो मुगल एम्परर है उनके हमेशा से ही क्लोज रिलेशन रहे हैं किसके साथ, जो चिश्ती सिलसिला के जितने भी सूफी संत थे उनके साथ। अकबर ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वाइट मार्बल टॉम फॉर द शेख सलीम चिश्ती एट द सिकरी, और इसके अलावा जो शेख सलीम चिश्ती हैं उनकी दरगाह को स्पेशली उसने सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का प्रयोग करके बनवाया था, ताकि लोग इसकी दरगाह पर जाए और यहाँ पर मत्था टेके, और मतलब आने वाले टाइम में लोग इसको अपनी गॉड की तरह ही माने। इसके अलावा इन 1585 द कैपिटल वॉज ट्रांसफर टू द लाहौर बाय द अकबर फॉर द 13 ईयर्स। पहले इसने अपनी कैपिटल फतेहपुर सिकरी बनाया, फिर 1585 में इसने अपनी कैपिटल को लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया 13 साल के लिए। ठीक है, शाहजहाँ एक्यूमुलेटेड इनफ मनी टू एंजॉय हिज पैशन फॉर द बिल्डिंग, और शाहजहाँ के पास तो काफ़ी पैसा था और उसका एक पैशन था कि उसको अलग अलग बिल्डिंग्स बनवानी है, इसलिए उसने ताजमहल भी अपनी वाइफ के लिए बनवाया, और वो टाइम टू टाइम नई नई बिल्डिंग बनवाता रहता था। जैसे मोती मस्जिद भी बनवा रखी है इसने। ठीक है, इन 1648 द न्यू कैपिटल शाहजहाँबाद दिल्ली ड्यूरिंग द शाहजहाँ टाइम, जो 1648 में जो दिल्ली में शाहजहाँबाद आता है उसको शाहजहाँ ने ही बनवाया था। ठीक है, आज के टाइम में वो दिल्ली प्रॉपर कंसीडर होती है, लेकिन ये शाहजहाँबाद उसको बोला जाता था। जैसे ये चावड़ी बाज़ार का एरिया है और चांदनी चौक का एरिया, वो इसी के द्वारा बसाया गया था। द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, चांदनी चौक, ताजमहल वॉज बिल्ट। इसके अलावा शाहजहाँ है जो उन्होंने ताजमहल बनवाया था, जामा मस्जिद बनवाई, चांदनी चौक बनवाया, इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन कराया, और इन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के पीछे रीज़न भी कहीं ना कहीं ये होता था कि ये अपनी पावर को शो करते थे।